खुशी, right? Good morning, students. So let us start with the dimensions. तो डायमेंशंस मुझे पता है कि आप सबको पता होंगे, लेकिन फिर ये ऑफिशियल डेफिनेशन डायमेंशन बोलते किसको है? डायमेंशंस आर बेसिकली पावर्स। तो 7 डायमेंशंस तो ले लेने मैंने यहाँ पे, अगर और क्या होगा इसके बाद? एम्पियर फॉर करंट, केल्विन फॉर there is temperature, and CD candela and mole. The same things here एक साथ 7 dimensions जो यूज हो गए। तो जल्दी से थोड़ी अगले 5 मिनट के लिए 2-3 मिनट के लिए फॉर्मेलिटी कर रहा हूँ, इस सभी का डायमेंशंस लिख रहा हूँ फटाफट। स्पीड 1-2 एग्जांपल, फिर मैं छोड़ दूंगा सारा। डिस्टेंस, ये अच्छा बच्चों, दिस इज फिजिकल एक्सप्रेशन। ये स्पीड का फिजिकल एक्सप्रेशन है कि स्पीड का फॉर्मूला आएगा कैसे। इट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब मैं ऐसे लिखता हूं ना, तो इसे ऐसे रीड करना है कि डायमेंशंस ऑफ स्पीड। ये स्पीड का फॉर्मूला नहीं है, डायमेंशंस बताने वाला है। इज इक्वल टू, अपने मन में बोलो, डायमेंशंस ऑफ डिस्टेंस अपॉन डायमेंशंस ऑफ टाइम। स्पीड का सिंबल बना दिया, डिस्टेंस L है, T है, इट इज L1 T minus 1, M not L1 T minus 1। इसको क्या बोलेंगे हम? इसमें विल से कि स्पीड के डायमेंशन में, स्पीड के जो डायमेंशंस है दैट कंटेन 0 डायमेंशन ऑफ मास, 0 डायमेंशन, 1 डायमेंशन ऑफ लेंथ एंड -1 डायमेंशन ऑफ टाइम। तो ये फॉर्मेलिटी मैंने पूरी करी यहाँ पे। वेलोसिटी का भी
तो आपको इतना ध्यान होगा, जिस फिजिक्स क्वांटिटी का आपको फॉर्मूला आता है उसके डायमेंशंस भी आप निकाल लोगे इसी वक्त। दूसरी बात ये देखो, डायमेंशनल फॉर्मूले में क्वांटिटी के जो फॉर्मूला है उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। यहाँ कुछ नहीं पता चल रहा कि डिस्टेंस अपॉन टाइम है नहीं है, बस इतनी जानकारी मिल रही है कि मास, लेंथ और टाइम कैसे बिहेव कर रहे हैं उसके अंदर। तो वेलोसिटी का भी सेम है, एक्सेलरेशन का क्या होता है, शाबाश, L1 t-2। तो उस वजह से फोर्स का M1 L1 t-2, वर्क, एनर्जी, it is M1 L2 t-2, पावर, वर्क अपॉन टाइम M1 L2 t-3, राइट। तो अभी स्टूडेंट कौन है, अश्लील मेहर, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया। अब मैं और बाकी बहुत सारे होंगे उनकी भी बात नहीं करूंगा, प्लस 2 वाले बिल की बात करेंगे जरूर हम, जो प्लस 2 में यूज होते हैं। उससे पहले ऑल टी रेशियोज, अरे तो एंगल का करते हैं। अब जो नॉन ट्रिवियल है, एंगल थीटा क्या होता है, L/R। तो थीटा की डायमेंशन L/L, इट इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो एंगल के कोई डायमेंशन नहीं होते। सिमिलरली ऑल टी रेशियो, साइन थीटा के डायमेंशन लेने चलूंगा घर से तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लगाऊंगा। और परपेंडिकुलर भी लेंथ होती है, ये भी लेंथ होती है, M0 L0 T0। तो these are dimensionless quantities। फिर सारी टी रेशियोज, tan थीटा cos थीटा जो मर्जी हो, dimensionless। राइट। तो मैंने बीच में छोड़ दिए प्रेशर वेशर सारे बहुत सारे, राइट। अब किसकी बात हो रही है हमारे पास, एक जो जरूरी बात करनी है, चार्ज इज करंट इनटू टाइम। करंट इज ए, टाइम इज टी। तो चार्ज के डायमेंशन 80 होते हैं। दूसरा ना, प्लस 2 आप सभी ने करी हुई है, तो प्लस 2 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में जो डायमेंशंस है ना, वहां पे एप्सिलॉन नॉट सी ये सब कुछ आता है। वहां आपको हिंट दे रहा हूं उसमें कि अगर आपसे कोई सी के डायमेंशन पूछ ले कैपेसिटेंस के, अब मुझे याद नहीं है, एक दिमाग में आ सकता है कि कैपेसिटेंस होती है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, लेकिन यहां मेरा दिमाग खराब होगा, या एप्सिलॉन नॉट बीच में आ रहा है जिसका मुझे ऑलरेडी याद नहीं है, म्यू नॉट आ जाएगी, पंगा डालेंगे। तो सिमिलरली कोई मुझे एल के डायमेंशन पूछ ले इंडक्टेंस के, तो एक म्यू नॉट, एक फाई इज इक्वल टू एल आई है, फ्लक्स म्यू नॉट एन स्क्वायर इनटू एल। मैं जानबूझ के टेढ़े वाले फार्मूले दे रहा हूं पहले। तो अगर ऐसे रेजिस्टेंस का पूछ लेना, जैसे V is equal to IR या R is rho L upon A, तो मेरा मैसेज ध्यान से सुनना है, कोशिश करनी है कि अगर फिजिकल क्वांटिटीज आपको पूछी जाए, मैग्नेटिक फील्ड का पूछ ले, तो उनके वो वाले फॉर्मूले रिकॉल करो जिसमें फोर्स या एनर्जी या वर्क हो, तो चांसेस ज्यादा है कि आपको आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, तो क्या बता रहा हूं, एग्जांपल दूं आपको। अब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात कर लें, अगर ये बायोट-सैवर्ट लॉ के जरिए करेंगे फिर वही बात, आइडियल साइन थीटा, तो फिर म्यू नॉट पंगा डाल रहे हैं। लेकिन मुझे अगर F इज इक्वल टू BQV या ILB, बस Q का मान के चलूंगा, मुझे याद है, ILB करता हूं तो मेरी लाइफ बड़ी आसान होगी, जिसमें B है, इट इज F अपॉन I M1 L1 T-2।
आई का ये लगाया और यहाँ मेरे पास क्या डायमेंशन आ गए। ये माइनस IL भी sin थीटा होता है ना, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग वायर। सिमिलरली कैपेसिटर का पूछा था मेरे से, तो कैपेसिटर में मैं एनर्जी स्टोर कर दूंगा Q स्क्वायर बाय 2C, और Q मानते हुए Q का तो याद करना है। डायमेंशंस में चला गया, इट इज A2 T2, इट इज M1 L2, हाँ यूज Q स्क्वायर बाय 2C। ठीक है, जल्दी कुछ गलत नहीं कर दूंगा, ध्यान है। तो यहाँ से आपके कैपेसिटेंस के डायमेंशन क्लियर है। तो यहाँ हम इसको नमस्ते कहते हैं, बाहर आते हैं, बाकी आप अपने आप देखो। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर इज हाफ L स्क्वायर। प्रिंसिपल ऑफ homogeneity of dimensions. तो इसमें is based upon the fact that only quantities of same nature can be added, subtracted or equated. 5 किलोग्राम प्लस 6 मीटर इज इक्वल टू 8 सेकेंड। इज इट नॉनसेंस, है ना। तो यहाँ पे 5 किलोग्राम होगा तो साथ में 7 किलोग्राम तो चल सकता है, फिर उसके बाद 12 किलोग्राम वेट होगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी है क्या, ये तो मैंने बोला ही नहीं, ये सिर्फ बोल रहा हूँ। फिर अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी द डायमेंशंस ऑफ ऑल टर्म्स इन ए फिजिकल एक्सप्रेशन मस्ट बी सेम। टर्म लेकिन किसको बोल रहे हैं, वो गलती ना लगे, ये टर्म है इज इक्वल टू दिस प्लस माइनस दिस। अगर ऐसा लिखा हुआ है समथिंग इज इक्वल टू समथिंग प्लस माइनस समथिंग, तो ऑल दीज थ्री टर्म्स, इसके अंदर जो भी हो वो अलग बात है, लेकिन इस ये पूरी की पूरी टर्म, ये पूरी की पूरी टर्म, ये पूरी की पूरी टर्म should have what, same dimensions. So quantities of different dimensions can be multiplied or divided, उससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रीजन है कि m into a को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो नई चीज मिल जाएगी फोर्स, v upon i डिवाइड कर सकते हैं, तो उससे कुछ नई क्वांटिटी मिल जाएगी। तो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन प्रोहिबिटेड नहीं है, लेकिन ऑफ डिफरेंट डायमेंशन वाली क्वांटिटीज, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन प्रोहिबिटेड है डिफरेंट डायमेंशंस। अब आ जाते हैं इसकी एप्लीकेशंस पे। To check accuracy, क्या एक लाइन लिख रहे हैं, आप भी लिखो। A physically correct expression
must be dimensionally correct. दूसरा, dimensionally correct expression लिख रहे हो may or may not be physically correct. A dimensionally wrong expression is certainly physically wrong. तीनों को ध्यान से देखना है. Certainly में must आ गया ना वर्ड, certainly physically wrong. तो तीनों की एक एक एग्जांपल उठा रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है. तो यहाँ पे एग्जांपल, पहले तो चेक बैक, हमें जो फॉर्मूला अच्छा वाला आता भी है, जानबूझ के मैं आपको ऐसे लिख रहा हूँ कि किसी ने हमें एक्सप्रेशन दे दिया कि डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है. तो डायमेंशनली करेक्ट के लिए हमने लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस क्या है, डायमेंशंस ऑफ फोर्स. हालांकि आप पढ़े लिखे बच्चे, आपको पता है गलत है, लेकिन फिर भी थोड़ा ड्रामा. m1 l1 t-2. राइट हैंड साइड के चेक करें तो वो आ गया m l2 l1 t-1. इसके मैंने l ले लिया ना, रेडियस है, स्पीड है, तो हमारे पास आ गया m1 l1 t-1 आ गया. तो देखा ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इट इज डायमेंशनली इनकरेक्ट. तो ये थर्ड केस हो गया. नीचे पढ़ो, डायमेंशनली इनकरेक्ट है. कि जो डायमेंशनली इनकरेक्ट है ना, तो फिजिक्स का फॉर्मूला तो हो ही नहीं सकता, फिर इसका मतलब फिजिक्स उसकी रॉन्ग ही रॉन्ग है. तो ये फिजिकली भी रॉन्ग है, तो फिजिकली भी रॉन्ग है. दूसरी तरफ ये तो बताने की जरूरत नहीं है, फिजिकली करेक्ट है तो उसके डायमेंशन तो करेक्ट होंगे तभी बात बनेगी. ये वाला केस करवाने लगा हूं, डायमेंशनली करेक्ट एक्सप्रेशन मे और मे नॉट बी फिजिकली करेक्ट. किसी ने कह दिया काइनेटिक एनर्जी, किसी स्टूडेंट ने मुझे कह दिया mv² है. ओके, तो मैं इसको अगर देखूंगा ना तो डायमेंशनली करेक्ट है ये फॉर्मूला, लेकिन हमें पता है फिजिकली ये हाफ mv² होता है. तो मैं पहले डायमेंशन चेक करें काइनेटिक एनर्जी के, m1 l2 t-2 एनर्जी होते हैं, और mv² के भी चेक करें तो ये भी आ रहा है m1 l1 t-1 का स्क्वायर. तो जो अंडरस्टूड चीजें होती है वहां थोड़ा फास्ट लिख रहा होता हूँ, आप नहीं भी नोट कर पाओ नुकसान कोई नहीं है ना. तो क्रैश कोर्स है तो मैंने जहां नई चीज लगी मुझे कि ये बच्चों को नोट करनी चाहिए वहां होता, तो ये तो देख के भी छोड़ दो चलेगा. तो भैया डायमेंशन भी अच्छा बनाइए, लेकिन फिजिक्स एक्सप्रेशन ये कहता है हाफ mv². तो ये आपको नीट में क्या क्वेश्चन बन सकता है पता है ना आपको, 4 ऑप्शंस लिखी हुई हैं, वो सबसे खतरनाक होते हैं क्वेश्चन, मतलब फंस जाता है. न्यूमेरिकल में सीधा आंसर आ गया ना, इसमें सोचता रहता है. तो लेट्स मूव अहेड, आगे चलते हैं. फोर टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ डायमेंशंस. तो एप्लीकेशन अभी बाद में थोड़ा सा बीच में. 4 टाइप्स ऑफ physical quantities. Dimensional variables, वो क्वांटिटी जिसके डायमेंशन हो और वेरिएबल भी हो, उसकी कोई कांस्टेंट वैल्यू ना हो. तो एग्जांपल,
फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, कुछ भी ले लो, ये सारी क्वांटिटी के डायमेंशंस हैं, बिल्कुल है। क्या ये कांस्टेंट होती है? नहीं, कुछ भी हो सकती है, फोर्स 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, कुछ भी। तो अगेन मैं रिवाइज करा दूं आपको, कोई जहां पे लगे मैं आगे बढ़ गया हूं तो चैट अभी सामने नहीं रखी थी, तो चैट में यू आर ऑलवेज वेलकम टू आस्क। डायमेंशनल कांस्टेंट वो क्वांटिटीज जिनके डायमेंशन जो कांस्टेंट भी हो लेकिन डायमेंशंस भी हो। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसके डायमेंशन होते हैं करेंगे कितने होते हैं? F into r square upon m1 m2, F is dm1 m2 upon r square। तो लगे हाथों एक प्रैक्टिस भी करीने m1 l1 t-2 l2 नीचे m2 हो गया। और कौन सी होते हैं? कोई भी कांस्टेंट आपको फिजिकली याद आएगा, एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट, these are dimensional constant। तीसरे dimensionless variables। एग्जांपल कौन सी होगी? एंगल, राइट? एंगल, relative density, strain, these are the some quantities। स्ट्रेस स्ट्रेन में आता है जो स्ट्रेन, वो लेकिन वेरी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई एक वैल्यू थोड़ा। फोर्थ अपने आप सोच लो क्या होगा? फोर्थ विल बी ए डायमेंशन लेस कांस्टेंट्स। एक सेकंड, फोर्थ इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट, फॉर एग्जांपल पाई ई। एक्चुअली इनका आपको नॉलेज कम होगी, लेकिन पाई की असली डेफिनेशन पता है क्या है? इट इज अ रेशियो ऑफ पेरीमीटर टू डायमीटर ऑफ सर्कल, राइट? तो जिसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आती है 3.14, तो डायमेंशनलेस कांस्टेंट। नमस्ते, चलो आ जाओ मेरे साथ, शाबाश। अब एप्लीकेशन चल रही थी आगे, एप्लीकेशंस का हेडिंग जो हमने वो करा था ना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बेस पे एग्जांपल कर रहे हैं। V is equal to Pt plus C। Pt plus Q। तो आपसे पूछा जाए what are the dimensions of P and what are the dimensions of Q? Given V velocity है and T जो है वो टाइम है। आपको फॉर्मूले बेसिस पे ये पता भी होगा, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, ये ब्रैकेट्स मारेंगे। तो डायमेंशंस ऑफ ऑल दीस एक्सप्रेशन मस्ट बी सेम। तो ये अभी फिजिकल इक्वेशन थी, इससे मुझे डायमेंशनल इक्वेशंस मल्टीपल मिल सकती हैं। क्या बोलूंगा मैं? V के डायमेंशंस मस्ट बी इक्वल टू Pt मस्ट बी इक्वल टू, जो करना कर लो। कई बार रेशियो पूछी होती है, सीधे डायमेंशन निकालने की जरूरत नहीं। अगर मुझे P अपॉन Q की रेशियो के डायमेंशन पूछे हो तो 1/9 सीधे। लेकिन चलो अभी जो पूछा वो करें। इन दोनों को यूज किया मैंने, तो P के डायमेंशन निकाल दे V/T। V क्या है? L1T - 1 T L1 T - 2। सिमिलरली Q के तो सीधे वेलोसिटी वाले आ गए, राइट? तो ये
मैं बोल रहा था कि रेशो वेशो पूछी हो ना कई बार, तो तब इंडिविजुअल पी और क्यू के निकालने की जरूरत नहीं थी आपको, आप सीधा ही इसको देख के मैं कर ही देता हूँ। VT के डायमेंशन क्यू वाले, तो टाइम बच सकता है आपका। P अपॉन क्यू के 1/t वाले, 1/t इज व्हाट, T minus 1। वेरी गुड। इसमें मैं फिर आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, थोड़ा सा टिपिकल होगा, राइट? तो आई विल गिव यू 1 मिनट, तो वो टिपिकल देने का मतलब क्या है, वैसा आ सकता है, फिर मैं उसको आपकी हेल्प करूंगा। अपने आप कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। तो ये आने लायक क्वेश्चंस में क्वेश्चन, तो यहाँ F फोर्स है, T टाइम है, डायमेंशंस ऑफ A एंड B आप निकाल रहे हो। 1 मिनट आप लोगों के पास। गुड, वेरी गुड। एक एक बताओ। गुड गुड। देखो, एक तरीका तो इसका शॉर्ट तरीका है, उसके लिए मैं वो तरीका पहले बताने लगा हूँ आपको। पहला तो आंसर तो सभी का सही है, मैंने बाकी आंसर बेटा वो कंफर्म, गुड। आप सबके आंसर जो भी हैं, तो ये तो सभी को पता चल गया कि बी और टी अगर ऐड हो रहे हैं आपस में तो टाइम के लिए होंगे। अब ना शॉर्टेस्ट तरीका क्या है कि एफ आई ए है और नीचे कौन है, ये टाइम है, ये भी टाइम है, तो टाइम प्लस टाइम, टाइम है ना, टू टाइम को लिखने का फायदा नहीं, तो डायमेंशंस में हमें क्वांटिटी में इंटरेस्ट नहीं होता, फिगर कितनी आ रही है, 2 3 आ रही है, तो ये बड़े बच्चों प्लस वन को पहले पहले दिन नहीं करवाता मैं, पहली बार भी नहीं करवाता, उसको सेकंड बार करवाता हूँ, आपको उल्टा करा रहा हूँ। सीधा ही देखो यार, ये टाइम प्लस टाइम, ये टाइम है तो ये भी टाइम है, इज f into t m1 l1 t minus सॉरी l minus 1 t minus 1 आ जाएगा यहाँ से, a के डायमेंशन m1 l1 t minus 1। तो आई एक्सपेक्ट कि काफी बच्चों का ठीक ही हुआ है, सभी का बहुत खुशी है मुझे। मैं अब क्या कर रहा हूँ, मतलब आपको मोस्ट डिफिकल्ट टाइम से भी गुजार मतलब आ जाए आपका, क्योंकि वहां प्रेशर होता है, बायोलॉजी कर रहे हैं, केमिस्ट्री कर रहे हैं, तो बेस्ट मेथड है मान लो कुछ और टेढ़ा मेढ़ा कर दे क्वेश्चन का, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इससे अच्छा। मैं एग्जाम्पशन पता कर रहा हूँ कि आपको पता ही नहीं चला क्या किया है ना, पता चल चुका है, लेकिन दूसरा मेथड, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके लाइफ आसान हो जाएगी। थोड़ा सा लेंथी हो सकता है ना, कई बार होता है हम थके होते हैं, मैं तो अपनी बात करता हूँ, तब अपने ब्रेन पे भरोसा नहीं हो रहा था, सही सोच रहा है गलत सोच रहा है, तो बेसिक मेथड में आ जाते हैं। अब ये कर दूंगा मैं, तो एटलीस्ट बी का टी मुझे पता ही था, तो वो भी मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, मैं यहाँ से ए के डायमेंशन
एफ इंटू टी वाले आ गए। बहुत बढ़िया। अगली बात आपने ध्यान सुननी है कि ऑल आर्ग्यूमेंट्स बेसिकली होता है कि जैसे साइन के साथ क्या लगा थीटा, लॉग ऑफ समथिंग लिखा होता है, जो भी मतलब साथ में चीजें, पर खैर ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं, सिंपल बोलता हूँ आपके लिए कि साइन के साथ साइन कॉस के साथ जो भी होगा वो हमेशा एंगल होगा, तो वो डायमेंशनलेस होगा। पावर्स आर ऑलवेज डायमेंशनलेस, व्हाट डू आई मीन? देखो और ऑलवेज डायमेंशनलेस। एक्स स्क्वायर का मतलब पता क्या है? एक्स स्क्वायर इट इज एक्स इनटू एक्स। तो बेसिकली इंफॉर्मेशन दे रहा है एक्स स्क्वायर, एक मतलब किसी साइंटिस्ट ने मैथमेटिशियन ने बनाया होगा ना सिंबल ये, कि एक्स को एक्स से 2 बार मल्टीप्लाई हुआ, राइट? एक्स क्यूब का मतलब एक्स हैज बीन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ इन 3 टाइम्स। तो ये एक नंबर है, इसमें कोई ये नहीं टाइम भी नहीं है, मास कुछ नहीं है। तो जो ऊपर एक्सप्रेशन आ गया ना पावर में, दैट विल बी ऑलवेज अ नंबर। एग्जांपल, अच्छा और ये डबल हो जाएगी, e रेज टू पावर माइनस ओमेगा टी, y कर देते हैं। यहाँ पे गिवन है y डिस्प्लेसमेंट है और t टाइम है। तो a के डायमेंशन बताओ और सॉरी ओमेगा के डायमेंशन बताओ। यहाँ ना बाई चांस मेरे से वो एग्जांपल बनी है जिसमें ये खुद भी डायमेंशनलेस है। तो इसमें मैं ये बोलूंगा डायमेंशंस ऑफ y इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ a इनटू डायमेंशंस ऑफ होल दिस एक्सप्रेशन। अब ना होल दिस एक्सप्रेशन के डायमेंशन हो सकते थे सारे के, लेकिन जो e खुद है, e खुद भी डायमेंशनलेस है, उसकी पावर तो फिर डायमेंशनलेस बनी जानी है। तो इस चक्कर में क्या मिला मुझे, y और a के डायमेंशन सेम हो गए रिजल्ट में, बिकॉज उसने मुझे खुद बता रखा है कि y डिस्प्लेसमेंट। अब मैं आया इसके पास, इस अकेले के पास, कि तू भी तो अपने आप में पूरी की पूरी पावर है किसी चीज की, ये पावर है, तो पावर है, तो ये सारा एक्सप्रेशन क्या है, डायमेंशनलेस। तो यहाँ पे ओमेगा टी इज डायमेंशनलेस, तो ओमेगा के डायमेंशंस, बिकॉज ये फिजिक्स की इक्वेशन नहीं है, हमें डायमेंशन से मतलब है 1/t वाले हो गए t-1। एग्जांपल, y is equal to a sin ओमेगा टी एंड y बोल दिया उसने क्या है, डिस्प्लेसमेंट एंड t इज टाइम। हमने अगेन बोला y के डायमेंशन, a के डायमेंशन, साइन ओमेगा टी एज ए होल। अब साइन ऑफ जो मर्जी हो ओवरऑल, ये सिर्फ ओमेगा टी की वजह से नहीं, ओवरऑल साइन ओमेगा टी क्या चीज है, डायमेंशनलेस। तो y के इक्वल टू a के और y के जो है वो क्या है, l के डायमेंशंस। अब हम दोबारा उसके पास अकेले के पास आए, किसके पास, ओमेगा टी के पास, कि भाई तू साइन के साथ लगा हुआ है, तो तू पता कौन है, तू तो एक एंगल है, तो साइन के साथ मल्टीप्लाई सॉरी साइन ऑफ समथिंग है, तो साइन ऑफ समथिंग एंगल हुआ। अगर तू एंगल है तो तेरे डायमेंशन एंगल वाले होने चाहिए, तो ओमेगा के डायमेंशन एंगल अपॉन टाइम वाले, दैट इज t-1। क्लियर? तो एक फिर भी और लास्ट, साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, और x यहां पे अब उसने बता दिया डिस्टेंस, राइट, या पोजीशन।
अब कहता के बताओ, तो सब कुछ वही का वही, y इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू, अभी इसको इकट्ठे लो, y इज इक्वल टू a इज इक्वल टू l, फॉर द सेम रीजन ये डायमेंशनलेस है, साइन वाला है ना। तो अब आपने इस सारे को पकड़ लेना इकट्ठे, भैया तू सारा का सारा कौन है, एंगल है। अगर तू एंगल है तो फिर ये हर चीज एंगल होगी, तो यहां से kx को अकेले पकड़ सकते हैं, और वो तो पकड़ा ही था, इसे मैं छोड़ देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे k के डायमेंशन थीटा बाय x वाले हो गए इज इक्वल टू l माइनस 1, और वो तो पता ही है हमें, वो कर दिया। इस तरह क्वेश्चन आप संभाल लोगे, फाइन, फैंटास्टिक। अब फिर आते हैं जो कन्वर्जन कुछ, हाँ, एक्सप्लेन द मेथड इफ द पावर टर्म इज नॉट, पावर टर्म डायमेंशनलेस ही होनी बेटा, वही तो बता रहा हूँ। अच्छा, पावर टर्म जो नीचे वाली, गुड। शाबाश, बिल्कुल राइट बेटा, आप ले लो। v is equal to एनर्जी इज इक्वल, मैं तो एग्जांपल बना लेता हूँ अपनी तरफ से, v is equal to a and t raised to power c upon v, ऐसा लिख दिया हमने, राइट। तो इसमें हमारे पास, इसमें पंगे क्या आ सकते हैं, पूछ क्या सकता है हमसे, देखने वाली बात है। इसमें अगर अभी भी ये c अपॉन x लगा लो, मान लो ये, राइट, तो इसमें c अपॉन x इसने लिखा हुआ है, तो हमारे पास व्हाट इज, मैं इसको देख के बता के सकता हूं कि c अपॉन x इज डायमेंशनलेस। इसमें जो पूछेगा वो रेलेवेंट जो इन्फॉर्मेशन होगी उसी के हिसाब से पूछेगा। अगर टी टाइम है जो मर्जी है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, राइट। तो दूसरी बात एक ही आ गया, यहां से उसने कुछ बताया, किसी कुछ बताएगा और कुछ पूछ लेगा आपसे। मान लो जो x है वो दैट इज डिस्टेंस है, राइट। तो हमें c के डायमेंशंस किसके बराबर आ गए, यहाँ पे, ओके। अब अगला स्टेप क्या हो सकता है, मैं यहां से c अपॉन x की वैल्यू भी बता सकता हूं, और इसके अलावा dimensions of v is equal to dimensions of a is equal to dimensions of ना into t raised to power c by x के dimensions। तो t c by x will be equal to dimensions of v upon dimensions of a। v क्या है, l1 t minus 1, l1 t minus 2, इसके डायमेंशन t क्या है, t1, तो ये खुद t है, t की पावर c by x आ रही है, तो इसको कंपैरिजन से वैसे भी c by x की एक्चुअल वैल्यू 1 आ रही है, c इक्वल टू x आ गया। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन, ये बाई चांस है, अगर यहाँ पे 2 लिखा होता तो वो भी आ जाता। आई होप मैंने मौके पे बनाई है। मैं ना आपको असली जो नीट में क्वेश्चन आ सकता है वो बता दूं, ये तो चलना ही है, फिर ऐसा करना पड़ेगा। तो पावर वाले में आपको जो फटाफट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है हमेशा कि पावर इटसेल्फ एज ए होल इज डायमेंशनलेस। यहाँ जो मर्जी भरा हो, उठा सीधा 3-4 चीजें लिखी हो, उसको उठा के आपने डायमेंशनलेस कर देना, राइट।
तो अब नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है of dimensional analysis, who had to convert the units from one system to another. यानी कि आपसे पूछ ले कि 1 न्यूटन में कितने डायन होते हैं। ये हम नॉर्मली हमें फिजिक्स आती है तो हम निकाल लेते हैं, लेकिन एक साइंटिस्ट स्पेशल मेथड बनाया हुआ है जिससे इजी हो जाता है अगर हमें दैट इज अनसीन कोई जिन यूनिट सिस्टम के बारे में ना पता हो। तो उसके लिए ये क्या चीज है, व्हाट इज दिस, दिस इज न्यूटन। किसका नाम है बताओ, मुझे पता आपको पता, लेकिन एक्नॉलेज करो, यूनिट ऑफ फोर्स इन व्हाट, in one kind of system. Who is this? This is again unit of force in another kind of system. तो लेकिन ब्यूटी क्या है कि आप जिस मर्जी सिस्टम में यूनिट बताओ, डायमेंशंस कभी चेंज नहीं होंगे। रीजन मतलब कि अगर आप न्यूटन को लिखोगे ना, फोर्स होती है क्या, मास इनटू एक्सेलरेशन, पावर्स उसमें आएंगे आएंगे, इसमें किलोग्राम आएगा, इसमें मीटर आएगा, इसमें पर सेकंड स्क्वायर आएगा। तो मास की 1 पावर, मास की 1 पावर, डिस्टेंस की 1 पावर, लेंथ की यानी कि, और टाइम की -2 पावर्स। अगर आप डाइन लिखोगे, डाइन में आपको ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखना पड़ेगा। तो हुआ क्या, यूनिट चेंज हुआ तो जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं बेस वाले वो भी चेंज हो गए। ये बेस यूनिट किसमें है, बेस यूनिट इन एसआई किलोग्राम वगैरह वगैरह, और ये बेस यूनिट किसमें है, सीरीज में, लेकिन उनकी पावर सेम नहीं है। तो इसको एक्सप्लॉइट करने लगे हैं। क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, हम सभी जानते हैं Q इज इक्वल टू N2 U2 इज इक्वल टू N1 U1, N2 इज इक्वल N1 U1 अपॉन U2। इसको यूज करके ना मैं कैसा, जो अगला फॉर्मूला आता कैसे है उसे एक्सप्लेन नहीं करूंगा, लेकिन क्या फॉर्मूला है आपको समझ आ जाएगा। तो लेट M1 L1 and T1 be the units of mass, length and time in system 1, and M2 L2 and T2 be the corresponding units इसमें in system 2। और what is N1, number of units contained in physical quantity in system 1, and 2 is the number of physical quantity in system 2। कल का याद है ना, 10 meter is equal to 1000 centimeter। Then we can reach to this formula कि N2 is equal to N1 M1 upon M2 की पावर A। अब यहाँ पे एक और चीज, and if Q की डायमेंशन MA LB TC है,
जो क्वांटिटी है उसकी ये पावर्स है। तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कौन सी, इसको जी करके देख लो, याद कर लो अच्छी तरह से। एग्जाम्पल 10 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी डायनेमिक्स। यहाँ पे ना 1 और 2 का बच्चे कई बार गलती खाते हैं, लेकिन अगर इसको सिस्टम 2 किसको बोलना है, सिस्टम 1 किसको बोलना है, और सिस्टम कई बार अंडरस्टूड होंगे आपको। तो यहाँ पे पहली बात तो बात किसकी हो, लिखा उसने ऐसे है ना, लेकिन आपको पता है फोर्स की बात हो रही है। एक सिस्टम में कोई फोर्स 10 न्यूटन है, तो दूसरे में कितने डायन है पता नहीं। आप ये मान के चलो हमें नहीं पता बोला कि 1 न्यूटन इज 10⁵ डायन, है ना, कि हमें अनपढ़ रहना है थोड़ा। तो बेसिकली फोर्स इज इक्वल टू N1 U1 इज इक्वल टू N2 U2। अगर करस्पॉन्ड कर दें इनको हम, तो इसका मतलब मुझे ये N2 ढूंढना है। तो मुझे डायन वाला सिस्टम, तो अगर इसको 1 बोला मैंने तो ये सिस्टम 1, तो ये सिस्टम 2। सिस्टम 1 मुझे SI बन गया मेरा बाई चांस। तो यहाँ बेसिक फिजिक्स की नॉलेज भी अपने आप यूज हो रही है कि डायन से पता चल रहा है कि मुझे वो, कई बार अगर नहीं पता होगा तो वो बताएगा, वो कोई नया सिस्टम नहीं बोल सकता बच्चों। SI में मुझे पता है कि मास का क्या किलोग्राम, डिस्टेंस का मीटर और टाइम का सेकंड। सीरियस में मुझे पता है कि मास का ग्राम, डिस्टेंस का सेंटीमीटर एंड टाइम का सेकंड। लेकिन कोई और सिस्टम हो सकते हैं दुनिया में, बिल्कुल हो सकते हैं। 3-4 तो हम जानते हैं, लेकिन मान लो कोई और प्लेनेट है दुनिया में, उन्हें भी साइंस आती है और बाई चांस हमारी वाली साइंस ही पढ़ रहे हैं पूरे उसी मेथड से। बस एक ही है कि उनके यूनिट्स कुछ और ही है। उन्होंने इतने बड़े पत्थर को 1 यूनिट बोला हुआ मास का, उन्होंने इतनी बड़ी लेंथ को ऐसे बड़ी कर दो, हाँ, कोई यूनिट ऑफ लेंथ लिया हुआ जो मीटर से बड़ी है। अच्छा, उसका नाम क्या रखा होगा? जो बड़ी लेंथ लेंगे वो मीटर ही रखा होगा, कोई और नाम टीटर रख सकते हैं। टीटर से मेरा 1 यूनिट अपनी तरफ से नाम रख दिया। तो टाइम भी उन्होंने किसी और ही तरीके से मापते हैं, है ना, उनका पेंडुलम और ही तरह चलता है। तो पेंडुलम वो 1 सेकंड वाला पेंडुलम नहीं है उनके पास, कुछ और ही है वो। तो जो उनका जो छोटा यूनिट है टाइम वाला कुछ और है, फिर उनका यूनिट और हमारा यूनिट सेम तो नहीं हो सकता। लेकिन फिजिक्स सेम है, मान लो इसी तरीके से पढ़ते हैं, फोर्स वहां भी डिफाइंड है, डायमेंशन वहां भी डिफाइंड है। तो कई बार एक नया सिस्टम मिल सकता है उसमें। अच्छा, उसमें भी फोर्स का कोई यूनिट होगा होगा अगर एसआई में फोर्स का यूनिट न्यूटन है, सीजीएस में डायन है, तो उनका भी अपना यूनिट ऑफ फोर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू उनकी मास, उनकी लेंथ और उनका जो टाइम उन्होंने सोच रखा होगा, कोई और यूनिट बन जाएगा। से ट्यूटन उन्होंने रखा हुआ है, न्यूटन है, ट्यूटन नाम रख देंगे तरफ से। तो ट्यूटन और न्यूटन की वैल्यू सेम नहीं होगी, उनमें कॉरस्पॉन्डेंस होगी कोई ना कोई। तो एक न्यूटन में कितने ट्यूटन है, या एक ट्यूटन में कितने न्यूटन है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। ठीक है, तो अभी फिर इसका मैं बिल्कुल बच्चों वाला तरीका, अब क्योंकि ये एबीसी कौन डिसाइड करेगा, ये फोर्स डिसाइड करेगी। बिकॉज मुझे पता है फोर्स के जो ये तो भी क्वांटिटी है, तो फोर्स के डायमेंशन क्या है, m1 l1 t-2, राइट। तो फिर मैं यहाँ पे अब मुझे पता चल चुका है कि 2 वाला सिस्टम सीजीएस है। ऐसा क्यों बोला, तो मुझे पता है यहाँ पे मेरा ये फॉर्मूला यूज करना है। तो नीचे मैंने कौन से लगाने हैं, सीजीएस वाले सिस्टम 2, और ऊपर वाले कौन से लगाने हैं मैंने, ऐसे ही वाले। आगे फिर करते हैं। अब फिर N1 हमें 10 ले लिया हुआ, 10 न्यूटन, बिल्कुल फिर इसके कॉरस्पॉन्डेंस 10 पावर 1 पावर 1 पावर -2 एनर्जी होती कुछ और कर देते। एसआई में मास कितना होता है, किलोग्राम मीटर सेकंड। सीजीएस में मास कितना होता है, ग्राम सेंटीमीटर सेकंड। काट दो इनको, काटो कैसे, लेकिन कन्वर्ट करने के बाद
इट इज 1000 ग्राम। आपने कुछ ऐसा करना है कि सेम सेम हो जाए वो, ताकि यूनिट्स आपस में डिवाइड हो जाए। ये तो नहीं बन गया, 1 की पावर -2 करेंगे तो भी 1 ही आएगा। तो N2 इज इक्वल टू 10⁶, एक नंबर आएगा ये, ग्राम ग्राम कट गया, आना 5 था यहाँ तक, लेकिन 10 हमने ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ऐसे आंसर को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? हमें बोला था जो फोर्स है, फिर जो 10 न्यूटन की फोर्स है दैट इज इक्वल टू 10⁶ टाइम, और आंसर आ गया। अगर ये मैंने जानबूझ के 10 वाली एग्जांपल ली बच्चों, ताकि आपको N1 की इंपॉर्टेंस पता चल जाए। अगर 1 न्यूटन लिया होता शुरू से, तो N1 को 1 लेते तो अपने आप आ जाता 10⁵ देखो एक एग्जांपल पर आप लोग लंबी सांस ले लो, शाबाश। तो आप करोगे राइट? जिन बच्चों ने सिर्फ फॉर्मूला याद किया होता है ना, वो अक्सर उल्टा आंसर भी देते होते हैं। ध्यान से पढ़ना आपने, इसका उल्टा क्वेश्चन होता है। लास्ट टाइम पढ़ो सारे बच्चे, अंग्रेजी में ध्यान दो, इसका ऑपोजिट क्वेश्चन भी पूछ सकता है वो। हाँ, क्या होगा ऑपोजिट क्वेश्चन? कि हाउ मेनी न्यूटन्स आर देयर इन 1 न्यूटन, या पूछ सकता था हाउ मेनी न्यूटन्स आर देयर इन 1 न्यूटन। दोनों का आंसर ऑपोजिट होगा। तो बच्चा सही कैलकुलेशंस करने के बावजूद रटने की वजह से गलत आंसर देता है, जो आपने नहीं देना। तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को रीफ्रेम भी कर सकते हो कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी न्यूटन। उल्टा भी फ्रेम कर सकते हो कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी न्यूटन। तो हाउ विल बी N2, है ना? आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, गलत करो ठीक करो, लेकिन करो कन्विक्शन से कि हाँ मैंने ऐसे किया। तो दो बातें होंगी, ठीक है गलत होगा, तो देखिए आपको पता होगा ठीक क्यों हुआ और गलत क्यों हुआ। गो अहेड, 2 मिनट्स।
बाकी आंसर भी चाहिए। मेहर ने 2 बार आंसर दे दिया, बाकी ने आंसर दिया, मैं थप्पड़ मारूंगा एक एक सबको। तो उसके लिए मुझे एक दिन का टूर बनाना पड़ना थप्पड़ मारने के लिए ना, वाया पटियाला देन जलंधर। आंसर पोस्ट कर रहे हो, शाबाश। तो बस एक बार मुझे वो नहीं चाहिए कि आप रुक के बैठ गए हो कि हाँ गलत हो गया तो बेइज्जती खराब हो जाएगी। रोज आपको समझाना पड़ता है कि बच्चों की पढ़ाई के मामले में कोई इज्जत नहीं होती। उनके नंबर कम भी आते हैं, ज्यादा भी आते हैं। तो मैं 10 गिन रहा हूँ फिर 10 गिनने तक जिन्होंने जिनका आंसर आ गया ना, ठीक है, फिर क्लास से बाहर। अभी मैं गिनने स्टार्ट नहीं किए। तो 1 2 3 जो रह गया वो क्लास के बाहर साथी में। आपको बताया मैं यहाँ से आपको आउट कर सकता हूँ मीटिंग से। 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड। चलो चेक करते हैं। तो ये ऐसा ही है और ये न्यू है, और मैंने क्वेश्चन सारे मिटा दिए, मुझे अब आपकी हेल्प चाहिए। वो खुद ही बनाए ना, मुझे कुछ याद हो गया कुछ नहीं होंगे। तो n1 तो 1 है, ऊपर वाला से मुझे पता ही है कि वो अपना ये सारा सिस्टम ऐसा ही है और ये न्यू है। तो ये तो भरूं किलोग्राम, बाकी मैं आपसे पूछूंगा तो बता देना यार। मीटर सेकंड और यहाँ पे कितना लिया था मैं 10 किलोग्राम। ये 1:1 को बच्चा बताता जाएगा। ये कंफर्म कर दो मुझे जरा, ये याद है शायद। न्यू सिस्टम में मैंने 10 किलोग्राम बोला था। ठीक है, 5 से, और शायद यहाँ 1 मिनट था। तो 1/10 ये तो एक ही बार में हो गया, और इसको कर दो 100 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर पावर 1, और 1 सेकेंड अपॉन 60 सेकेंड, लेकिन पावर -2 है। 1/10 इंटू 20/1 इज इक्वल टू 60/1 का स्क्वायर। 2 इंटू 3600, 7200। तो यहाँ 7200 आ गया, 7200 न्यूटन। तो मेरी बात ये याद रहेगी, क्वेश्चन एंड में पढ़ना जरूर है कि उसने पूछा गया है कि 1 न्यूटन इज हाउ मेनी न्यूटन, तो 7200। अगर लिखा होता 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी न्यूटन, तो आपको पता है, लेकिन मैं आपको बचा रहा हूं, ठीक है। वहां जल्दी में गलत आंसर दे देते हैं बच्चे। तो कौन सा यूनिट बड़ा हुआ, सॉरी नो ऑफेंस, आप बताना आपने यूनिट कौन सा बड़ा है, न्यूटन या न्यूटन। गुड, शाबाश। जानबूझ को ये मैं ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछता रहता हूँ कि पेपर में आपको डाउट ना करना पड़े, टाइम बच जाए आपका बस। ऑफ कोर्स दिख रहा है, एक न्यूटन में 7200 न्यूटन है, तो ये सिचुएशन। राइट। Significant figures in measurement. Significant figures in a measurement is the number of reliable digits plus one unreliable digit. इसका मतलब पता क्या, ये कोई लाइन है जिसकी मैं लेंथ मापना चाहता हूं स्केल से।
और स्केल मैंने रखा, यहां अपने स्केल का 0 सामने रख दिया, और यहां जब एंड आ रहा है ना, तो ये मैं ओवर बड़ा कर रहा हूं मिलीमीटर के लिए। तो इससे पहले तक 8 सेंटीमीटर तो रीड कर चुका हूं मैं। यहाँ पे आप मानो कि दैट इज मैं बिल्कुल ठीक है, मैं 12 सेंटीमीटर रीड कर चुका हूँ, 12 मेरे पास आ चुका है। तो लेकिन अब ना ये मिलीमीटर है, स्केल छोटा कर दो, ये 4 mm का निशान है और ये 5 mm का निशान है, और ये जो लेंथ आ रही है उसके बीच में नहीं अटकी। मैंने ओवर वो कर दिया, इसको माइक्रोस्कोप से बड़ा कर दिया आपको दिखाने के लिए। वैसा होता है ना कई बार स्केल से हम ये लाइन है स्केल रखते हैं आगे, तो जरूरी तो नहीं 12 सेंटीमीटर पूरे हो चुके हैं, लेकिन 4 सेंटीमीटर, ना 4 मिलीमीटर पे ना 5 मिलीमीटर पे। अब ना ये देखो, कोई बच्चा उसने स्केल कहाँ रखा हुआ है वो देखेगा, तो ही में रीड यार से 4 मिलीमीटर ले लेते हैं, ये 4 के पास है। कोई बच्चा ऐसे गर्दन टेढ़ी की हुई है, थोड़ा सा उससे स्केल भी हल्का सा दाएं बाएं हुआ, ही में रीड चलना है, इसी 5 के पास लग रहा है मुझे, तो 5 मिलीमीटर। इसी रीडिंग को मैं 50 जनों को बोलूंगा लेने को, तो कोई 12 सेंटीमीटर 4 मिलीमीटर लेगा, कोई 12 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर लेगा, तो जो लास्ट वाला डिजिट मिला वो अनरिलायबल हुआ। अनरिलायबल का मतलब इसमें इसकी वैल्यू में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो सकती है। तो यही से मैं आपको लीस्ट काउंट भी बता दूं, तो और लीस्ट काउंट एरर भी बता दूं आपको इसी पे। What is least count? The smallest measurement which can be made, that is reliably with the reliably word चलो smallest measurement। अब इसमें smallest measurement ये normal scale आपका जो geometry box वाला उसका least count है, तो least count heading लिख ही देते हैं। क्रैश कोर्स में मिक्स कर देना पेज को, हमारा टॉपिक सिग्निफिकेंट फिगर्स है, लेकिन लीस्ट काउंट भी चले। इसका लीस्ट काउंट होता है किसका? ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। is the smallest measurement that can be made with the help of that instrument. So for example, least count of common scale is 1 millimeter. Then one more, least count error. ये समझ आ रहा है अपने आप, लीस्ट काउंट की वजह से एरर आ सकता है। आइए आपके सामने, ये 4 सेंटीमीटर भी आ सकता था रीडिंग, ये 5 सेंटीमीटर भी आ सकती थी। तो आप ना एरर की रेंज देखना, इसका मतलब इसमें 0.1 सेंटीमीटर का लोचा हो सकता है, गड़बड़ हो सकती है ना। 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर इज अगेन व्हाट 1 मिलीमीटर। तो इसका मतलब अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, वैसे तो एरर के और बहुत सारे रीजन होते हैं, वो पढ़ेंगे रैंडम एरर्स वगैरह वगैरह, लेकिन अगर लीस्ट काउंट एरर की बात हो रही है किसी मेजरमेंट, और तो और छोड़ो, कई बार किसी मेजरमेंट में एरर नहीं बताया होता, सिर्फ मेजरमेंट दी होती है, तो भी कहता है इसका परसेंटेज एरर बताओ। तो तब हम जब एरर एक्सक्लूसिवली एरर्स ना मेंशन की हो, तो भी हम तो लीस्ट काउंट एरर मान लेते हैं। बात खत्म करता हूं अभी मैं, अभी फाइनल ध्यान सुनना। तो व्हाट इज लीस्ट काउंट एरर? इट इज इक्वल टू द लीस्ट काउंट इटसेल्फ। तो किसी इंस्ट्रूमेंट में उसके लीस्ट काउंट की वजह से किस रेंज का एरर आ सकता है, तो कॉमन स्केल में 1 मिलीमीटर की गड़बड़ आ सकती है, तो कॉमन स्केल का लीस्ट काउंट भी तो कितना है? 1 मिलीमीटर ही। तो फिर लीस्ट काउंट एरर ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट इज इक्वल टू लीस्ट काउंट इटसेल्फ। दूसरा, कोई जनरल रीडिंग बताई गिवन हो, उसको देख के मैं लीस्ट काउंट कैसे बताऊंगा? तो रीडिंग है 12.875 सेंटीमीटर, राइट।
तो व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इस केस में बताओ। ये जिस इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग ली गई है उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट कितना है, तो मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछ लेता हूँ, है ना। बताओ, शाबाश, पोस्ट कर रहे हो आप। धमकी वही रिवाइज कर लो, पुरानी वाली धमकी। शाबाश। बाकी बच्चे सोए हुए हैं, उठो उठो, शाबाश। तो दिस इज लाइक स्पीडोमीटर जैसे चलता है ना, मैं आपको ये मानते हुए कि आप छोटे बच्चे हो, कि नहीं अच्छी तरह पता भी, ऊपर चला दो या नीचे चला दो कुछ भी। तो ये फिगर देखनी कितने से हिल रही है, कोई एक फिगर लेके उनका आपस में डिफरेंस निकाल देना है। गुड। तो फिर भी मैं ये मानते हुए आपको नहीं पता, ये 1 0 0, तो यहां से लास्ट वाले 1 लेके डेसिमल लेंगे। वेरी गुड, आप बड़े अच्छे बच्चे हैं। तो फिर अभी के लिए ये हो गया लीस्ट काउंट। और अगर इसमें पूछता कि एरर भी लेना होता हमने कल को, तो आपको थोड़े बहुत पढ़े लिखे बच्चे मान लो ना, एरर आपने सुने हुए हैं। तो इसमें एरर हम बोलते हैं, अगर ये लेंथ है तो डेल्टा एल यहाँ पे 0.001, यहाँ पे सेंटीमीटर सेंटीमीटर। इसी से हम रिलेटिव एरर निकाल लेते हैं, इसी से हम दैट इज परसेंटेज एरर वगैरह भी निकाल लेते हैं। तो चलो सिग्निफिकेंट फिगर्स पे वापस आते हैं। लीस्ट काउंट हमने बीच में पढ़ लिया। तो मैं आपका सीधा टेस्ट ही ले लेता हूँ ना कि सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट कैसे करते हैं किसी में, और फिर ड्रॉप। तो all non-zero numbers are significant. Zeros are sometimes significant, sometimes insignificant, according to the situation. 874600 लिखा है अगर, तो ये वाले सिग्निफिकेंट है। अगर और साथ में कोई स्पेशल स्टेटमेंट नहीं दी हुई, कई बार लिखा होता है that is it has been taken from direct measurement, it is measured to be, measured to be अगर आ जाए तो ये जीरो भी सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, वो बताता हूँ कैसे। फिलहाल ये, और इन जनरल अगर, तो ये सिग्निफिकेंट है और ये इनसिग्निफिकेंट है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ कर देता हूँ मैं, तो यहाँ 4 है। If a zero on right comes from direct measurement, it is although I hate this topic in the manner, ये जिन्होंने बनाए हैं ये रूल्स, उन्हें एक सिंपल रूल बनाना चाहिए, लेकिन फिर भी वापस आता हूँ मैं। तो अगर कहीं पे लिखा है कि डायरेक्ट मेजरमेंट से जीरो आया है, डायरेक्ट मेजरमेंट ली गई है, तो बताओ कितने हैं, तो राइट वाले जीरो को भी आपने सिग्निफिकेंट लेना है। क्या मतलब है कि ऐसे में कई लेंथ्स पड़ी हुई हैं और मेरे पास इंस्ट्रूमेंट है व्हिच कैन रीड दैट इज, और ये सेंटीमीटर्स में, मिलीमीटर्स में है। और कोई एक लेंथ ये L1 है, ये L2 है, आप उस पर मत जाना, ठीक है, साइज पे कि मतलब वो कॉरेस्पॉन्डिंग स्केल पे मत जाना, मैंने स्केल के अकॉर्डिंग लंबे छोटे बनाए हैं। तो L1, फिर मैं दूसरा, वो एक स्केल है मेरे पास, उससे माप रहा हूँ। मैंने एक और को मापा, वो 19 मिलीमीटर का आ गया। मैंने एक और मापा, कोई और स्केल था, यानी और लेंथ, स्केल सेम है, लेंथ डिफरेंट है, 20 मिलीमीटर आ गया। तो यहाँ पे जीरो कोई कैलकुलेशन से नहीं आया, कहीं और से नहीं आया। यहाँ पे जीरो में, यहाँ पे दोनों सिग्निफिकेंट है, दो ही है ना, ये और ये दोनों क्या चल रहे हैं, सिग्निफिकेंट चल रहे हैं, ये भी सिग्निफिकेंट था। तो डायरेक्ट मेजरमेंट में बाई चांस को जीरो आ गया, मेरी गलती नहीं, एग्जैक्ट आ रहा वहां पे, ये 21 भी आ गया कल को। तो अगर ये क्वेश्चन है, इट हैज बीन टेकन मेजर्ड डायरेक्टली, ऐसा कभी लिखा हो
अगर ऐसी कोई अंग्रेजी नहीं झाड़ी हुई, कुछ नहीं लिखा हुआ, तो आपने चुपचाप इसे इनसिग्निफिकेंट देना है। और अगर ऐसा कुछ लिखा उस लाइन के अंदर कुछ, तो आप इसको बोलो जीरो भी सिग्निफिकेंट है। इस केस में नंबर 2 आएंगे, राइट। अब बाकी एग्जांपल्स, डेसिमल्स की रूल्स बताएं हम सबको। तो अगर जीरो बीच में घुस जाए तो वो सिग्निफिकेंट है। ये तो कोई मतलब फिर तो ये सारे के सारे सिग्निफिकेंट ही है। यहाँ पे नंबर ऑफ कितने हैं 6, तो नॉन जीरो बीच में आ गए तो सिग्निफिकेंट है। और अगर मैं डेसिमल्स की बात करूं 2.0040, तो डेसिमल के केस में जो राइट पे है ना वो सिग्निफिकेंट ही है। और ये जीरो की किस्मत अच्छी है, इधर नॉन जीरो है, इसलिए ये भी सिग्निफिकेंट है। 2 2 3 और 5 यहाँ सारे हैं। अगर यहाँ 2 ना होता तो 0 होता तो इनसिग्निफिकेंट है, मुझे पता, आपको पता है। यानी कि 0.0040 होता, उस केस में ये सारे जीरोस इनसिग्निफिकेंट, लेकिन ये सिग्निफिकेंट। राइट, अब आ गई साइंटिफिक नोटेशन। ये सिलेबस चेंज नहीं करते बेवकूफ से, एक्चुअली सब खत्म कर देना चाहिए सिलेबस से, सिर्फ साइंटिफिक नोटेशन रहनी चाहिए। तो चलो कोई बात नहीं, वैसे भी 26 साल मैंने पहले की थी, नहीं 30 साल पहले +2, अभी भी सिलेबस नहीं चल रहा है, आप हिसाब लगाओ। बल्कि तब बेटर था, जो काट दिया हुआ ना सिलेबस जो हमारे जमाने में था, वो कंपटीशन में डाला हुआ आजकल एक्स्ट्रा। एनीवे, ये ब्रेक ले रहा था मैं, है ना। तो साइंटिफिक नोटेशन इन्होंने फिर क्या किया, पंगा खत्म किया, कहता 10 की पावर्स में इसको लिख दो और एक बेस नंबर लिखो, और बेस नंबर वो लिखना है उसमें चाहे जीरो भी डालने पड़े हमें, जितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आपको पता है। अब मेजरमेंट करने वाला कोई एक साइंटिस्ट होगा ना, कोई एक जिसने पहली बार मेजरमेंट करी है व्हाटसोएवर, तो वो मेजरमेंट में वो सब कुछ लिख देगा। ये कैलकुलेशंस के बाद उसने इन्फॉर्म करना है दूसरे बंदे को कि भैया ये मेजरमेंट है। वो मेजरमेंट जिसको दी, तो अब उसको ये नहीं पता कितने सिग्निफिकेंट है कितने इनसिग्निफिकेंट, वो लिखने की बजाय एक उन्होंने मेथड बना दिया। तो एग्जांपल से करता हूं मैं, 2.4 into 10⁻², ठीक है। एक और एग्जांपल है NS 2.40 10⁻²। तो ये कोई और एग्जांपल है, ये कोई और एग्जांपल। मैंने 2.4 जानबूझ के सेम लिया, ये कोई और चीज की रीडिंग लेके आया, किसी और चीज की रीडिंग किसी ने हमें इन्फॉर्म किया। तो रूल क्या है कि बेस में चाहे जीरो डाले हो, जो मर्जी डाले हो, जितने डिजिट्स होंगे ना वो रिप्रेजेंट करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। एंड पावर्स हैव नो रूल, कल को कुछ पावर का कोई रोल नहीं है, उसका नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स गिनने में कोई रोल नहीं है। तो इस केस में ये सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो इसमें बोले कितने हैं जी 2, इससे बोले 3। अगेन अगर एक ही कोई फिगर दे दी मुझे उन्होंने, और विद ड्यू रिगार्ड्स टू द सिग्निफिकेंट फिगर्स, और वो मीटर में दे दी, मान लो मीटर में मेजरमेंट्स आई थी और हमने उसके पास कन्वर्ट किया सेंटीमीटर्स में, तो अगर कोई गिवन नंबर है विद रिगार्ड्स टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, उसके यूनिट्स चेंज करने से सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होंगे, हमने जो रिलायबली चेक करे थे। तो पावर्स चेंज कर दो, जो मर्जी कर दो, लेकिन वो चेंज नहीं होंगे। कोई मेजरमेंट है that is 4.65 into 10⁻², मीटर। तो ये 4.65 into 10⁻² into 10⁻² सेंटीमीटर। यहां असर नहीं आना, सीधी सी बात है। दूसरी बात, अगर कोई ऐसे लिख दे, ये एग्जांपल फिनिश है, बट नेक्स्ट एग्जांपल
ठीक है, बात दोबारा सुनिए आपने। तो फिर एग्जांपल फिनिश है तो मैं और ले लेता हूँ 2.43 इन 10⁻² मीटर। अब मीटर में पावर 10⁻² है, इसे 10⁻³ पे लिखना चाहता हूं मैं, लिख सकता हूं, क्यों? लेकिन प्ले विद द डेसिमल्स। तो डेसिमल से प्ले जितना मर्जी करो, लेकिन बेस में सिग्निफिकेंट फिगर्स की इंफॉर्मेशन लूज होनी चाहिए। दिल से देखो इसको। इज इक्वल टू बस, ठीक है, काफी। और कोई इंफॉर्मेशन आ नहीं रही, जरूरत नहीं है। फाइन, फैंटास्टिक। तो अब दो, आज का लेक्चर खत्म करने से पहले कल का सिर्फ एरर रह जाएगा। तो दैट इज रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स व्हाइल व्हाट एडिंग एंड मल्टीप्लिकेशन। चलो, याद है? इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन we retain the minimum decimal places, या decimal places equal to the decimal minimum decimal places in any individual number। मैंने लंबी सी बात कर दी, क्रैश कोर्स है ये, सामने एग्जांपल बेटर है। तो अभी भी लूज लैंग्वेज लिखूंगा जो समझ आ जाएगी आपको। एन एडिशन और सब्ट्रैक्शन result contains minimum number of decimal places। 4.3237 2.1, यानी उसने हमें ऐड करने को बोला था 4.237 प्लस 2.1 इज हाउ मच। हमने पहले उसको आमने सामने रखना है, डेसिमल को ऐड करना तुम्हें आता ही है। तो फिलहाल ये हम मान लेने। अच्छा यार, राउंडिंग ऑफ रह गया। तो अब आपने क्या करना है, इंडिविजुअल नंबर में यहां कितने डेसिमल प्लेसेस, सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं, डेसिमल प्लेसेस, राइट? तो इसमें 3 है, इसमें कितने? तो कहता फिर इसमें भी आपने कितना क्या कर देना है, 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना पड़ेगा। आओ, तो हमें जो रिजल्ट आया वो आया था 6.337 और राउंड ऑफ टू दिस 7 का 4 बना लेकिन कुछ नहीं बना, 6.3 इज द आंसर। सेम गोज फॉर द सब्ट्रैक्शन। यहां ना बीच में जो राउंडिंग ऑफ हमें पहले करना चाहिए था, राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस, सीधा टेस्ट ले लिया मैंने आपका। आंसर टाइप करो, शाबाश। कम ऑन कम ऑन। जो पहला करने, इसको भी करो।
राउंड ऑफ टू। तो सारे अपना अपना करें, किसी और बच्चे का आंसर को देख के ना करें, पता नहीं चलेगा आपको। 1 डेसिमल प्लेस। इसका तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है, तो मैं ये देखना चाह रहा हूं कि आप सबको क्लियर है कि अगर नंबर टू बी ड्रॉप 5 होना और अगर ये ऑड है तो रेज हो जाएगा, अगर ये इवन है तो नो चेंज। अब एक लास्ट में कर दो ये वाला 4.251। तो मैंने फिर, क्योंकि आप सभी ने आंसर ठीक लिखा है, मुझे अब ये नहीं पता चलेगा है ना किसने कैसे ठीक लिखा है। तो फर्स्ट वाले की तो मैं दे सकता हूँ एडवांटेज, जो सोच के लिखा है। तो 5 अगर अकेला 5 ड्रॉप करना हो, इसके आगे कुछ ना हो, तो ये देखना था कि ऑड है या इवन है तब। तो ये ऑड था तो रेज कर देना है, तो आंसर आ गया 4.2। इवन था तो कहता कुछ नहीं कहना 4.6। अगर यहाँ पे 4.75 होता ना तो ऑड होता, तो इसको हम रेज कर देते ये। तो अब इसको राउंड ऑफ टू 1 डेसिमल प्लेस। शाबाश, गुड। एक्चुअली ये आपका रॉन्ग है, इसका 4.3 आना है। अब रूल सुनो ध्यान से कि अगर 5 को ड्रॉप करना हो, 3 केसेस हो सकते हैं। देखो, अगर तो आपको याद ही है कि 5 से बड़ा नंबर है तो मतलब ड्रॉप करने वाला तो इधर वाला बड़ा हो जाता है, वो तो आता ही आपको। 4.26 होता है, इसको ड्रॉप करना होता तो कहना 4.3 हो गया, बढ़ गया। अगर ये 5 से छोटा होता तो कहना कोई चेंज नहीं। लेकिन 5 के 3 केस बनाने हैं आपने। 5 के, जब 5 को ड्रॉप करना है तो अगर इधर कुछ भी है, साथ में कुछ था, तो इसको आपने सक्सेसिव ड्रॉप नहीं करना। सक्सेसिव ड्रॉप होता है, उसको बोलते हैं कि 1 को ड्रॉप कर दिया 5 रह गया ना। 5 के साथ कुछ भी है अगर, तो इसको चुपचाप रेज कर देना है, चाहे वो ऑड है चाहे इवन है। अगर 5 अकेला ड्रॉप करने वाला, सामने कुछ है ही नहीं है, इनिशियली कोई नंबर ही नहीं दिया हुआ, तो आपने ऑड इवन रूल लगाना है। ऑड है तो रेज्ड एंड इवन है तो नो चेंज। तो इसमें आप सारे ध्यान से देखें। तो ये हमारा हो गया राउंडिंग ऑफ। और लास्ट टॉपिक आज का मल्टीप्लिकेशन। इन मल्टीप्लिकेशन, इन एडिशन में क्या, इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डेसिमल प्लेसेस चेक करते हैं। इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में सिग्निफिकेंट फिगर्स चेक करने हैं, मिनिमम करने हैं। इन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन result contains minimum significant figures. Example, थोड़ा थक गया हूं, चेक कर देना जरा। थकने से फिर वो ब्रेन स्लो हो जाता है। क्या उठा से डायरेक्ट करना बैठ दिए करते हैं, ठीक है। तो इसमें चाहे बाई चांस तो डेसिमल प्लेस भी मैच कर जाए,
लेकिन हमने डेसिमल प्लेस का नाम ही लेना। हमने ये कहना है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, तो ये इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 है, तो जो हमारा रिजल्ट है ना इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होने चाहिए, फिर 2। तब तक ड्रॉप कर देना आपने जब तक वो 2 ना रहे। तो इक्वल टू 4.7, बिकॉज 8 को ड्रॉप करेंगे 1 आएगा, लेकिन ड्रॉप करने से कुछ नहीं करना। अब एक पुराना क्वेश्चन, लेकिन मैं एग्जैक्ट नहीं पूछता आपसे ना। वॉल्यूम रिपोर्टेड विल बी, तो साइड ऑफ क्यूब इज 1.2 सेंटीमीटर। तो ये लिखा भी हो सकता है, नहीं भी लिखा है कि विद रिगार्ड्स टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये शायद ना ही लिखा हो अगर ये वर्ड लिख दिया ना रिपोर्टेड। एक्सेलेंट। रीजन पता है क्या है हमारे पास, वॉल्यूम क्या है हमारे पास, लेंथ इनटू लेंथ इनटू लेंथ, चाहे वो लेंथ क्यू भी था। तो व्हाट इज हियर कि हर एक में 1.2 सेंटीमीटर है, हर एक में 1.2 सेंटीमीटर है, और हर एक में 1.2 सेंटीमीटर है। तो हर एक में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 2 बाई चांस सभी में इक्वल है, 2 2 2। तो हमें इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसको रिपोर्ट करना है। जिनका आंसर नहीं आया उसको सीखो, दैट इज, फिर यहाँ पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, मिनिमम की सभी पे 2 है बाई चांस, तो उसको 2 तक जब करेंगे तो ये आंसर आ गया हमारा। आज के लिए बच्चों इतने काफी है। तो भी बेटा उसके बेस बेस में नंबर दिया होगा हमें ना, अगर मैं उसने बोला है 6.67 इंटू 10⁻11 होगा ना, इसको तुमने गिनना ही नहीं है। ये भी डिपेंड करता है, वो 6.67 दे सकता है और जी की वैल्यू कुछ और भी हो सकती है, और का मतलब लंबी जो मुझे भी नहीं पता, 6.67 फलाना फलाना। तो अगर मुझे उसने ये दिया तो मैं इसको काउंट करूंगा। तो जी की वैल्यू भी आज तक कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स तक कैलकुलेट हो चुकी होगी, और पक्का नेट में सर्च मारेंगे मिल जाएगी। तो वो क्वेश्चन में कोई भी नंबर होगा तो सिग्निफिकेंट फिगर्स मेंशन होंगे, ये पावर वाली नहीं होगी। इज इट क्लियर? नो, कांस्टेंट नंबर बेटा, दोनों में गलत मिक्स कर रही बातों को, बिल्कुल मिक्स कर दिया। आधा अधूरा ज्ञान खतरा जान। बिल्कुल मिक्स कर दिया। जो तुमने एंड में लिखा है ये रॉन्ग है, जो लिखा तूने नंबर, तुम्हारे कहने से मैं इसको जरूर, बल्कि तू मुझे याद दिलाती तो मैं आपको कराता है। और नंबर, नंबर लाइक व्हाट, 2 3 4 5 6, कुछ भी, हैज इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जहां कहीं से भी आपने पढ़ा है वो गलत
आर सपोज टू बी, बिकॉज जो कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका अपना कोई दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर में कोई रोल प्ले नहीं होगा। तो ये दोबारा ध्यान से सुनो और फिर इसे एब्जॉर्ब करो, अगर ना समझ लगे दोबारा बात करो मेरे से। नंबर्स, तो बाकी बच्चे जो बीच में बैठे हैं उनको भी मैं, और मेहर तुम भी दोबारा सुनो इसको, इसका क्या इंप्लीमेंटेशन है। यहां हमसे पूछे वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब is 1.7 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। और फिर पूछ ले व्हाट इज द, हाउ इज द वॉल्यूम ऑफ 25 सेंटीमीटर क्यूब्स। अब ये 25 देखो कोई कोई मेजरमेंट नहीं है, 25 कोई मेजर्ड क्वांटिटी नहीं है, समझ रहे हो। 25 ऐसा तो नहीं है ना, कुछ मेजर्ड का मतलब क्या होता है कि दैट इज लेंथ मापी हमने, तो कुछ आया आ गया वहां पे। तो यहाँ पे जो वॉल्यूम आया, न्यू वॉल्यूम 25 इंटू 1.5 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये एक नंबर है, तो इसमें रूल कैसे बनेगा, लिखने से कितना आ जाएगा, 17 आंसर है 8, 34 8 42, ये आ गया। अभी लेकिन आपने इसको रिपोर्ट नहीं करना, आपने क्या करना है कि इस केस में इसको इसको इनफाइनाइट मानने का ये मतलब है ये हमेशा बड़े लेने हैं। आपने ये जो नंबर है इसके देखने, इसमें कितने हैं 2, यानी कि ये रिस्ट्रिक्शन नहीं डालेगा। अगर ये यहाँ 5 होता तो भी हम 1, इवन मैं कहता हूँ 5 ही लेते, अगर 5 लो ज्यादा बढ़िया। चलो 5 लो पहले, 5 लेने से मेरी एग्जांपल ज्यादा क्लियर होगी। तो 5 क्यूब्स का लेने से जो जिसको रूल नहीं पता वो इसे 5 ले जाएगा, तो उसे लगेगा 1 सिग्निफिकेंट फिगर है ना। तो ये एक नंबर है, तो इस नंबर में मैक्सिमम लेने हैं आपने। इनफाइनाइट का मतलब, इनफाइनाइट क्यों बोला गया, वो एक होते आते नहीं है, समझाने के लिए। यहाँ पे बड़ा नंबर भी हो सकता है, यहाँ पे कोई ऐसा नंबर है जिसपे 25 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 25 सिग्निफिकेंट फिगर्स, लंबी फिगर ले लोगे कोई हुई है ना। तो उसको 5 से भी मल्टीप्लाई करने से बच्चा क्या गलती खा सकता है कि सर इसमें तो 1 ही है, आपने बोला था तो फिर 1 ही लिखते हैं। नहीं, कांस्टेंट नंबर में इसलिए उन्होंने बोल दिया रिवाज के तौर पे कि इसमें भैया इनफाइनाइट है। अगर ये इनफाइनाइट है तो ये ज्यादा है, कम इसमें है, इसमें कितने 2, तो रिजल्ट में भी 2 लिखो भैया, मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये बना, इसको डाउन का 2 करना है, इट इज 42 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन लॉस होगी, यहाँ पे 2 पूरा उड़ गया, और 42.0 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, कोई डेसिमल के बाद वैसे लिख सकते हैं, फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लिखने का मतलब है वो हाईलाइट में आएगा, तो दिस इज इट विल कंटेन 2। तो मेरा बेटा अब ध्यान से बात को सुनो, इसमें तुमने यस और नो बोलना है, डर के यस नहीं बोलना कभी भी। तो वो जब भी पढ़ते हुए जो टीचर ने बोला होगा तो आपने कैच गलत कर लिया उसको, कि या मे भी टीचर ने गलत एग्जांपल दे दिया, मैं इस पे नहीं जा रहा, तो मैं जो अपनी बात बता रहा हूँ, तो मैं हमेशा कॉन्सेप्ट से बताता हूँ। जी, अब तेरी जी की एग्जांपल ले, जी इज नॉट ए नंबर, कांस्टेंट और नंबर में तूने दोनों में गलती खा ली है। इससे मैं कांस्टेंट वर्ड नहीं बोल रहा, एक नंबर है नंबर, और जी जो है वो कोई नंबर नहीं है, जी एक वैल्यू है जिसकी प्रॉपर मेजरमेंट की जाती है, चाहे कैलकुलेशन से जैसे मर्जी। और 6.67 इंटू 10⁻11 क्या होता है, जी जी इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। इस जी में और इस 5 नंबर में फर्क है, तो इस जी में इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है, फिर तो मजा हो गया, फिर तुम गॉड बन गए कि जी की वैल्यू पता है, कितनी पता है, इन्फिनिटी तक पता है, जितनी बिल्कुल नहीं पता। बल्कि मैं अभी आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ, होल्ड रखो यार। मैं लैपटॉप पे सर्च मार लेता हूँ, होल्ड करो।
अभी पूरा मैं पढ़ नहीं पा रहा, लेकिन यहाँ लिखी है 6.67430 और शायद 15 डिजिट्स तक इन्हें पता है। ठीक है, मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगा यहाँ पे। अब तो मैं जो अभी जो देख पा रहा हूँ अप टू 15 डिजिट्स तक शायद इन्हें कैलकुलेशन है। ठीक है, तो वापस आते हैं। तो मैं फाइनली बोल रहा हूँ, उस पर तुमने यस और नो करना बेटा। तो तुम्हें पता चला कि ये जी कांस्टेंट होते हुए भी इनफाइनाइट वाला नहीं है, इसमें लिमिटेड सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे जो पता होंगे, जो बताए होंगे। तो आपको अगर कोई नंबर लेते हैं 5 क्यूब, 10 क्यूब, 6 क्यूब, तो वो जब कोई ऐसा नंबर है दैट कंटेन्स इनफाइनाइट, इस पे बेटा यस और नो लिखो। गुड, गॉड ब्लेस यू। तो खत्म हो गया सर हमारा, बल्कि थैंक्स टू यू। ये इनफाइनाइट वाली बात छोड़ रही थी मेरे से, मेरे बच्चों को इनको सभी करवाई दूंगी। तो मैं आपसे पूछने जा रहा था, तो आपने काम शाम शुरू किया, डीसी पांडे का कल किसी ने मुहूर्त किया, थोड़ा सा मुझे बता दो यहाँ पे रहा। माइक्रोफोन ऑन कर लो, मुझे रिपोर्ट करो। तो यस, 2 जनों का 3-4 का आ गया यस। ठीक है, कोई डाउट अभी तक? कल ज्यादा इतना था नहीं वैसे, है ना? तो गुड है, आज का भी मिलाओ। तो कल विल हैव अ क्लास ऑन मंडे, नाउ मॉर्निंग कल नहीं है। तो साथ ही में टेस्ट आपका मैं आज ही अनाउंस कर देता हूँ कि ट्यूसडे आपका टेस्ट होगा, राइट? तो मंडे का चक्कर है, हाँ मंडे को मॉर्निंग में क्लास, अभी तक मंडे को मैक्सिमम डाउट कर लो आप, डायमेंशन कमीशन के जो भी होंगे। ये किस में बेटा, मतलब विच असाइनमेंट आपकी अपनी कोई, या वो मैथ वाली? ओके फाइन। तो मेरी बस अभी आज अभी क्लास है बेटा, ठीक है? तो मंडे को आई टेक अप, आप मुझे उसमें डाल देना, ग्रुप में डाल दो कौन कौन से क्वेश्चन है, मे बी मैं उस पर कर दूं, पेपर पे ही लिख के उसको आपको अपना ग्रुप पे ही कर दूंगा पोस्ट, अगर तभी ना समझ आया तो मंडे को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, ओके? तो मैं यू आर पोस्टिंग द डाउट्स, उस पर लिख दो ग्रुप पे, इस क्वेश्चन नंबर 3rd 5th 7th 10th, तो मैं उस पर समझा दूंगा, नहीं तो फिर परसों तो बात कर ही लेंगे। तो मैं बात तो मेरी बीच में रह जाए, परसों है एरर्स करने हमने, और ट्यूसडे शाम को टेस्ट ले लूंगा ना, ट्यूसडे सुबह सुबह क्लास होगी। तो सुनो क्या सिस्टम है हमारा फिर, कि एक तो मंडे सुबह डाउट ले लो, इसके पिछले वाले जो भी आपने अभी तक किया होगा, डन। मंडे को डाउट खत्म हो गया, ताकि ट्यूसडे ज्यादा टाइम ना लगे। फिर मंडे को कराऊंगा मैं आपको एरर्स, तो प्लस में भी अगला भी शुरू कर देंगे, कुछ फैक्टर्स वगैरह शुरू कर देंगे साथ में। तो एरर्स हाफ एन आवर लगना है, हाँ ज्यादा टाइम लगना उस पर, डायमेंशन था। हाफ एन आवर एरर्स करवा के आपको 15-20 मिनट आपके डाउट्स लेके, तो हम आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट यूनिट के अंदर। लेकिन ट्यूसडे मॉर्निंग में आप फिर मेरे से एरर्स के डाउट्स भी ले सकते हो। तो इसी खुशी में ट्यूसडे इवनिंग में सेकंड हाफ में आपका दैट इज इस फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट हो जाएगा। क्लियर? गुड नाइट, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।